दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। और इस ट्रांसफार्मर के तहत हम जानेंगे कि आखिरकार ये ट्रांसफार्मर होता क्या है, यानी कि इसके सिद्धांत के बारे में, ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में, ट्रांसफार्मर के रचना के बारे में, ट्रांसफार्मर के क्रियाविधि के बारे में, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों के बारे में। और इन सारे पॉइंट को हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आती है। मतलब क्या है कि जैसे जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर या तो ज़्यादा वोल्टेज वाली धारा को कम वोल्टेज वाली धारा में परिवर्तित करती है, या फिर कम वोल्टेज वाली धारा को ज़्यादा वोल्टेज वाली धारा में परिवर्तित करती है। यही काम होता है आपके ट्रांसफार्मर का। तो ये तो आपका हो गया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब इसके बाद में अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में। दोस्तों ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और उसके बाद में दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब आखिरकार ये दोनों ट्रांसफार्मर हैं क्या, इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों वह ट्रांसफार्मर जो नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल विद्युत धारा में बदलने के काम आती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाती है। मतलब क्या है समझिए, ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ये ऐसे स्थानों जैसे कंपनियों में लगाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है। इसका यूज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 33,000 वोल्ट का कोई तार आ रहा है पावर हाउस से करंट लेकर, ठीक। तो इस करंट को हमें ज़्यादा करंट में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद में अब हमारा अगला जो है वो है अपचाई ट्रांसफार्मर। दोस्तों वह ट्रांसफार्मर जो ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल विद्युत धारा में बदलने के काम आती है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाती है। मतलब समझिए, जैसे क्या होता है कि जैसे 11,000 वोल्टेज का कोई लाइन आ रहा है पावर हाउस से, ठीक। तो अब मान लीजिए कि हमें गांव में घरों में अपने करंट को यूज करना है, तो अब हमें 33,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट का तो करंट चाहिए नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि गांव के बाहर ही एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है कि ये 11,000 वोल्टेज वाली जो धारा आ रही है उसको कम कर देता है, यानी कि उसके वोल्टेज को घटा कर तब फिर हमको गांव में वोल्टेज देता है। तो इससे क्या होता है कि हम कम वोल्टेज पाते हैं और उसका यूज हम आसानी से कर पाते हैं। तो ये इसको ही बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये तो आपका हो गया ट्रांसफार्मर के प्रकार। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के रचना के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसको क्रिया विधि में एक एक कर समझेंगे। तो यहाँ पर हम रचना में लिखेंगे कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाया जाता है। ये पत्तियां एक दूसरे से पृथक्कृत रखी जाती हैं जिससे इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो। अब इस पटलित क्रोड पर तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां लपेटी जाती हैं जो कि एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। दोनों कुंडलियों में एक मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली होती है तथा दूसरी पतली तार की ज़्यादा फेरों वाली कुंडली होती है। इसमें एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरे कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली प्राथमिक कुंडली होती है तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में
पतले तार की अधिक फेरों वाली कुंडली प्राथमिक कुंडली होती है। अब इस चीज को सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं, तब इन सब सारी चीजों को आपका क्लेरिफाई होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि हम एक नर्म लोहे की पत्तियां ले लेते हैं, बहुत सारी पतली पतली पत्तियां ले लेते हैं जो कि नर्म लोहे की बनी होती हैं, कुछ इस टाइप के। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब ये जो पत्तियां होती हैं इनको एक के ऊपर एक रख कर और वार्निश का लेप लगाकर एक के ऊपर ऐसे चिपका दिया जाता है। मतलब समझिए कि ये जो नर्म लोहे की एक एक पत्तियां हैं, इनको एक पत्ती फिर उसके ऊपर वार्निश का लेप लगाया जाएगा, फिर दूसरी पत्ती फिर वार्निश का लेप लगाया जाएगा। ऐसे कर कर कई सारी पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर पटलित क्रोड बनाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका वार्निश का लेप जो लगाया जाता है, इसको इसलिए लगाया जाता है कि ये जो पत्तियां हैं वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए, यानी पटलित क्रोड को बनाने में ये सहायक होती हैं। दूसरी बात, जब इस वार्निश का लेप लगा दिया जाता है इन पत्तियों के ऊपर, तो इन पत्तियों के बीच में खाली स्थान नहीं बचे होते हैं, यानी कि वहाँ पर वायु के कण नहीं होती हैं। तो इन वार्निश का लेप लगाने से क्या होता है कि जो भंवर धाराएं होती हैं इस पटलित क्रोड में, वो नहीं उत्पन्न होती हैं। अब आपके मन में आया होगा कि ये भंवर धाराएं क्या होती हैं। दोस्तों, क्या होगा कि जब ये जो वार्निश का लेप है, ये वार्निश का लेप नहीं लगेगा तो होगा क्या कि पत्तियों के बीच में खाली स्थान होगा। तो पत्तियों के बीच में जब खाली स्थान होगा तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पर एक अलग प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो जिसका जो डायरेक्शन होगा वो बदलता रहेगा। तो इसी कारण से उसको भंवर धाराएं कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, जब भंवर धाराएं उत्पन्न होगी तो ये जो पटलित क्रोड है या फिर जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वो बहुत ज़्यादा हीट होगा और दब जाएगा। तो इसी से बचने के लिए इस वार्निश का लेप लगाया जाता है और पतली पतली नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है इस पटलित क्रोड को, जिससे कि यहाँ पर भंवर धाराएं ना उत्पन्न हो। और भंवर धाराएं जब नहीं उत्पन्न होगी तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा वो हीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका पटलित क्रोड है, इस पटलित क्रोड के ऊपर एक छोर पर आपका हो जाता है एक कुंडली, जो कि थोड़ा मोटे तार से लपेट कर बनाया जाता है। एक कुंडली जोड़ दी जाती है और उसके बाद में इस पटलित क्रोड के दूसरी छोर पर एक पतले तार से बनी हुई कुंडली को लपेट दिया जाता है। ठीक, अब इन कुंडलियों का डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है, यानी कि ये जो ऊपर वाला कुंडली है वो नीचे आ सकता है, नीचे वाला कुंडली ऊपर जा सकता है। ये होता रहता है क्योंकि हमें पता है कि दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होगा कि ये जो मोटे तार वाला जो आपका कुंडली है ये नीचे हो जाएगा एक में, एक ऊपर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब ये जो आपका पहला वाला यानी कि ऊपर वाला, मान लीजिए ये जो आपका कुंडली है, इसको आप बोला जाता है प्राथमिक कुंडली। यानी कि इस प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, इसमें जैसे पावर हाउस से आने वाली जो आपकी एसी धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो आकर इसमें जुड़ती है। ठीक, और उसके बाद में ये जो आपका सेकंड वाला कुंडली है इसको बोला जाता है द्वितीयक कुंडली। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये जो आपकी प्राथमिक कुंडली है इसमें जब आप प्रत्यावर्ती धारा को लाकर जोड़ देते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, यानी कि उसकी दिशा चेंज होती रहती है। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रत्यावर्ती धारा है जब इस कुंडली में आएगी प्राथमिक कुंडली में, तो चूंकि इसके बीच में एक पटलित क्रोड, नर्म लोहे का बना हुआ पटलित क्रोड है, तो इससे क्या होगा कि इन कुंडली के बीच में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपका प्राथमिक कुंडली है, अगर इसके बीच में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस दूसरे वाले कुंडली के बीच में भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पटलित क्रोड है, नर्म लोहे का जो बना हुआ क्रोड है, इसी के कारण इस सेकंड वाली यानी द्वितीय कुंडली के बीच में भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब इस प्राथमिक कुंडली में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब इस प्राथमिक कुंडली के बीच में जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो इस द्वितीय कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर लिखें प्राथमिक कुंडली से
तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इस प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका मान हम मान लें E1, ठीक। तो यहाँ पर और उसके बाद में जब हम E1 बराबर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E1 इजिकल टू मिलेगा डेल फाई बी अपान डेल टी। इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में हुआ परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो E1 इजिकल टू क्या हो गया, डेल फाई बी अपान डेल टी हो गया, ठीक। अब चूंकि ये जो आपका प्राथमिक कुंडली है ये कई फेरों से मिलकर बनी हुई है, तो यहाँ पर अगर हम फेरों की संख्या मान ले N1, तो कुल मिलाकर हमारा ये जो विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E1 इजिकल टू माइनस N1 डेल फाई बी अपान डेल टी। तो ये आपका हो जाएगा विद्युत वाहक बल का मान इस प्राथमिक कुंडली में। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल गया। उसके बाद में अब यहीं पर अगर इस द्वितीयक कुंडली में देखें तो चूंकि इसके बीच में लगा हुआ है पटलित क्रोड, तो इसके कारण से यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीयक कुंडली से, ठीक। और अब हमें इसके विद्युत वाहक जो बल यहाँ पर उत्पन्न होगा इसको मान लेते हैं E2, ठीक। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, E2 इजिकल टू हो जाएगा डेल फाई बी अपान डेल टी। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये जो द्वितीयक कुंडली है ये भी कई फेरों से मिलकर बनी हुई कुंडली है, तो यहाँ पर अगर फेरों की संख्या N2 मान लें तो कुल मिलाकर क्या मिलेगा, E2 इजिकल टू माइनस N2 डेल फाई बी अपान डेल टी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को मिला दें तो हमको क्या मिलेगा, ये डेल फाई बी अपान डेल टी, डेल फाई बी अपान डेल टी दोनों में ऊपर नीचे होगा तो कट जाएगा। कुल मिलाकर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा E1 अपान E2 इजिकल टू N1 अपान N2। ये हमको एक इक्वेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम ये जान पाएंगे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जब इस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक, यानी कि N1 का मान ज़्यादा होगा, तो जब N1 का मान ज़्यादा होगा तो उससे गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो भी ज़्यादा होगा, अर्थात जो विद्युत वाहक बल का मान होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, N1 का मान अगर ज़्यादा होगा तो E1 का मान भी ज़्यादा होगा। तो इस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जब ज़्यादा कर दी जाएगी और उसके बाद में तब E1 का मान भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब ये ज़्यादा होगा तो जो हमारा द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कम होगी। तो अब ध्यान दीजिए, जब इस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल कितना है, ज़्यादा है, लेकिन इस द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है। तो जब फेरों की संख्या इस द्वितीय कुंडली में कम हो जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल का मान होगा, अर्थात ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा, ये हमारा हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो ये आपका हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर। अब यहीं पर अगर हम उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो हमारी प्राथमिक कुंडली होगी इसके स्थान पर हमारा जो कुंडली होगा वो कम फेरों वाली कुंडली होगी, अर्थात N1 का मान हमारा कम होगा, और जो हमारा द्वितीय कुंडली है इसमें फेरों की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस द्वितीय कुंडली में धारा का मान थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि जब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी तो विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, कम वोल्टेज वाली धारा को ज़्यादा वोल्टेज वाली धारा में परिवर्तित कर देगा। तो ये आपका जो ट्रांसफार्मर कहलाएगा ये कैसा होगा, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। तो आपने यहाँ से उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर को समझ लिया, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में केवल कुंडलियों का एयरफेयर। उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो आपको प्राथमिक कुंडली में क्या कर देना है, कम फेरों वाले तारों वाली कुंडली को लगाना है, और अगर अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो इसमें क्या करना है, प्राथमिक कुंडली में ज़्यादा फेरों वाली कुंडली को लगा देना है। तो ये तो आपका हो गया उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। ध्यान दीजिए, अब ये जो ट्रांसफार्मर का अंदर का पार्ट है ये तो आपका तैयार हो गया, ठीक। अब ये जो पूरी कुंडली है और इस पटलित क्रोड को
एक लोहे के खाली बॉक्स में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक, अब वो जो बॉक्स होगा वो अंदर से कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है इस पूरे पटलित क्रोडो को कि उस बॉक्स के ऊपर करंट उत्पन्न ना हो। ठीक है, इस प्रकार से इसको अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है। अंदर एडजस्ट करने के बाद में जब हम इस पूरे सिस्टम को खाली बॉक्स में लोहे के रखेंगे तो वहाँ पर खाली स्थान भी बचते हैं। तो उन खाली स्थान को अगर वैसे छोड़ दिया जाएगा तो होगा क्या कि ये जो हीट प्रोसेस है और भंवर धारा जो होगी वो उत्पन्न होगी, क्योंकि खाली स्थान जहाँ पर होगा वहाँ पर भंवर धारा उत्पन्न हो जाएंगी। तो भंवर धाराएं ना उत्पन्न हो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, उसमें कुचालक तेल को भर दिया जाता है। ठीक, गाढ़ा तेल होता है उसको भर दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के बॉक्स में तेल भरकर उसके खाली स्थान को भी कम कर दिया जाता है। ठीक, तो अब जब खाली स्थान भर जाता है और ये जो तेल डाल दिया जाता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है, पहली तो भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती हैं। दूसरी बात, जब ये जो ट्रांसफार्मर है ये ज़्यादा काफ़ी देर तक जब ये वर्क करेगा तो ये हीट हो जाता है। तो वो जो हीट है उसको वो क्या करता है, वो जो आपका तेल जो डाला जाता है उसमें वो कम कर देता है। ठीक, उसके बाद में इसको इस प्रकार से ऊपर से लगा दिया जाता है। साथ में अभी आपने जान ही लिया कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली को कैसे जोड़ देना है, प्राथमिक कुंडली में क्या होगा और द्वितीयक कुंडली में। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की हमें ट्रांसफार्मर का यूज करना होता है उस प्रकार से हम कुंडली में तारों को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका पूरा ट्रांसफार्मर होता है वो आपका बन जाता है। ठीक, तो ये तो आपका हो गया ट्रांसफार्मर की पूरी संरचना। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियों के बारे में। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में कई प्रकार से ये जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो होता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि भंवर धाराएं ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होती, तो भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में जो विद्युत धारा आती है उसका मतलब नुकसान हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो ये जो पटलित क्रोड हमारा होता है, इस पटलित क्रोड में जो प्राथमिक कुंडली है इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स होती है वो द्वितीय कुंडली में उतने मात्रा में फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो पाता, तो वहाँ पर भी जो ऊर्जा का ह्रास है वो होता है। ठीक, और तीसरी बात अगर हम आपको बताएं तो जब ये जो ऊर्जा होती है यानी कि जो विद्युत धारा होती है ये क्या करती है, जब ये ट्रांसफार्मर काफ़ी देर तक चलता है तो इसके कारण ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ये एनर्जी यानी कि ये जो ऊर्जा होती है ये जो हमारा है हीट प्रोसेस में भी यहाँ पर ये नष्ट हो जाती है। तो ये कुछ हमारा हो गया ट्रांसफार्मर। आई होप कि पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।